नमस्कार, मैं राकेश परमार और अब देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के जाल में फंसते विरोधियों पर ही चर्चा थी, वही होगी। लेकिन एक बात महाकुंभ पर जरूर कहा जाए, क्योंकि महाकुंभ को कई तरह से प्रचार प्रसार मिल रहा है, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। कुछ लोग अपनी दाल गलाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग अदावत निकाल रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने की चक्कर में है। मतलब कुंभ दो तरफा काम कर रहा है। आज एक हास्यास्पद सीन उत्पन्न हुआ। एक गिरवा वस्त्र में है, अपने आप को शायद महामंडलेश्वर या कुछ कहते हैं, उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से त्यागपत्र मांग लिया। असल में क्या था कि पिछले बार जब अखिलेश यादव के जमाने में कुंभ हुआ था, हालांकि वो कुंभ भी कोई गलत कुंभ नहीं था और उसका आयोजन भी कोई बहुत खराब नहीं था। उस कुंभ के आयोजन को मैं सराहता हूं। आजम खान मुसलमान होते हुए भी जिस तरह से आयोजन किए थे, उसकी तारीफ मैंने तब भी किया था, आज भी कह रहा हूं। हर बार पिछले अनुभव के आधार पर सुधार किया जाता है और पिछले कमियों को दुरुस्त करने का प्रयास होता है। हालांकि जो अधिकारी पिछले बार थे उस पर गमन का आरोप लगा था, वो सुधार ना करके उसी अधिकारी को फिर दे दिया गया, या क्यों दिया गया मैं नहीं बता सकता। वो तो देने वाले लोग जाने कि आखिर किस मजबूरी में उस दागदार अधिकारी को पुनः उस पर नियुक्ति की गई। वो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। जो चीज टीवी में है वो ये है कि तब महाकुंभ में उस साधु जी की, अखिलेश यादव की, पुलिस ने बड़ी कुटाई की थी। ठीक ठाक कूटे गए थे, कई जगह से फूटे गए थे और रक्तस्राव शरीर के कई जगह से दिख रहा था, कई जगह से नहीं दिख रहा था, लेकिन स्राव वहां भी था, ऐसा लोग बताते हैं कि जो दिख रहा था कैमरे में तो ठीक था, जो नहीं दिखाया जा सकता खून वहां से भी निकली थी। योगी जी ने वो काम नहीं किया, इसीलिए वो त्यागपत्र मांग रहे हैं। शायद यह रीजन रहा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ के किसी और विषय पर आलोचना की जा सकती है, लेकिन धर्म के पिच पर उनसे आलोचना की उम्मीद या उनको आलोचना की उम्मीद हो नहीं सकती। लेकिन पता नहीं ये साधु है, हालांकि अब ये पूर्णतः राजनीतिक व्यक्तित्व बन गए हैं। वो ऐसे शख्सियत हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मस्थल पर जो भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, उसमें इज्जत के साथ उनको बुलाया गया था, तो वो कहे कि वो जाने योग्य नहीं है। और अंबानी जी के बेटा के शादी में जूठन चाटने के लिए चले गए थे। तब मुझे पता चला कि शायद राम मंदिर में भोजन का उत्तम प्रबंध नहीं था और अंबानी जी ने कई तरह के भोजन का व्यवस्था किया था। मतलब ये पतछट्टे लोग हैं, हम उनको सन्यासी मानने की भूल कर रहे हैं या हमारी नासमझी है, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने आज मीडिया के सामने मुंह फाड़ करके वीआईपी कल्चर की आलोचना की कि वीआईपी कल्चर से नुकसान हो रहा है, और यह बात वो खुद वीआईपी कल्चर के अंदर ही कर रहे थे। मतलब वो जहां पर स्नान कर रहे थे वहां दूर दूर और बहुत दूर तक तो कोई आम आदमी फटक नहीं रहा था। वो जिस रास्ते से जाते थे वो आम आदमी के चलने की इजाजत नहीं थी, और वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना कर रहे थे। मतलब अखिलेश यादव ने जिस तरह से कुटाई की थी, योगी जी नहीं कर रहे हैं, यही एक कारण हो सकता है। बाकी कोई कारण आपको लगे तो आप जरूर बताइएगा। मुझे तो सिर्फ यही कारण लगा कि शायद कुटाई नहीं हुई है, और रक्तस्राव जो अखिलेश के जमाने में हुई थी, कुछ दिख रही थी कुछ नहीं दिख रही थी, वो शायद इस टाइम न होने की वजह से उन्हें कुछ मलाल हो रहा हो। है आज बात दिल्ली चुनाव में राजनीति पर बवाल, कई तरह के अनुचित सवाल, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसकी एक सातिराना चाल पर कहते हैं। मित्रों, आमतौर पर मैं अरविंद केजरीवाल का प्रशंसक नहीं हूं, उसके किसी भी काम को प्रशंसा योग्य मानता ही नहीं हूं। अगर महामहिम राष्ट्रपति मेरे से पूछें कि मैं प्रथम नागरिक हूं, तुम एक बात बोलो, तुम्हारा मान लिया जाएगा, तो मैं अरविंद केजरीवाल को मतदान के अधिकार से वंचित कर देने की बात करूं और बोलने पर प्रतिबंध लगा दो, यह मेरा अंतिम बात होगा। मैं इतना जोर से ज्यादा उस आदमी से नफरत करता हूं, पता नहीं क्यों। मेरा कोई निजी अदावत उससे नहीं है, लेकिन उसका चेहरा देख के मेरे को घिन आ जाता है। समझ में नहीं आता कि वो क्या है आदमी है।
एनीवे राहुल भाई मेरी पूरी वीडियो रोज देखा करें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। आप जरूर देखें, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप देखेंगे। एनीवे तो अरविंद केजरीवाल का साथीराना समझ आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 चुनाव में कहा था कि अगर यमुना अब की बार साफ नहीं होगी तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। साफ होने छोड़िए, पहले से भी यमुना गंदी हो गई। अब समझदारी तो यह थी कि अरविंद केजरीवाल को उस बात की सफाई देनी होती कि जो मैंने कहा था कि यमुना अगर साफ नहीं होगी तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जब यमुना साफ नहीं हो तो वोट क्यों मांग रहा है, सवाल यह उठता। बड़ी सफाई से अरविंद केजरीवाल ने यमुना पर उठे प्रश्न को यमुना में विष डालने के मामले में करके बंद कर दिया। अब सारे लोग सफाई देते फिर रहे। पंजाब का हरियाणा का मुख्यमंत्री यमुना में पानी पी रहा है, राहुल गांधी यमुना किनारे वीडियो बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी यमुना पर विष डालने पर हरियाणा का अपमान बता रहे हैं। मतलब वो प्रश्न जो अरविंद केजरीवाल से पूछा जा सकता था वो प्रश्न कोई भी आदमी नहीं पूछ रहा है। यह है साथीराना राजनीतिक का चाणक्य जो अपने राजनीतिक चाल से सभी विरोधियों को चित कर दिया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह उसका चपलता है, वह इसका कुशलता है और उसकी कुशलता को नमन करना चाहिए। वो इतना कुशल राजनीतिक है कि उसने अपने एक चाल से खूब राजनीतिक चाणक्य पर तक अमूमन अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। हालांकि मैंने कभी उनको चाणक्य माना नहीं, क्योंकि उनमें चाणक्य वाली कोई बात ही नहीं। उनके हाथ में जो दिया गया वहां बेड़ा गर्क ही हुआ है, लेकिन लोग उनको चाणक्य कहते हैं तो मैं कैसे कहूं कि वो चाणक्य नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने आप को राजनीतिक धुरंधर मानते हैं और उनके चाल की समझ उनको नहीं होती। कहा जाता है कि दाहिना हाथ करे तो बायां हाथ को ना पता चले, यह नरेंद्र मोदी ने हर बार साबित किया। नरेंद्र मोदी के किसी भी राजनीतिक चाल का पूर्वानुमान कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं लगाता है। अब तक के 10 साल के रिकॉर्ड यह है कि उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा आदमी भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि अरविंद केजरीवाल की इस चाल का चाल क्या हो, इस चाल का काट क्या हो। जब चुनाव आयोग ने उनको कहा कि भाई विष डालने की बात हमको बताइए कि जहर कहां पड़ा, किसने डाला, कौन इंजीनियर चेक किया, तो जवाब देने के बजाय वो पानी लेकर के गया कि आप ये पानी पी लीजिए। अरविंद केजरीवाल एयर से अधिकारी रहा है, नॉर्मल पानी से ये लोग नहाते नहीं है, फिल्टर पानी के बगैर तो ये लोगों का पिछवाड़ा नहीं धुलता। पीने की बात कैसे कहता? राजीव कुमार भी तो आईएएस ऑफिसर है, तो वो एक अफसर के नाते जानता है कि राजीव कुमार इसे टॉयलेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि टॉयलेट भी उनका नीट क्लीन पानी से धुलता होगा। वो इस लेवल के आदमी, आधुनिक मतलब आज के राजा है वो सब, वो ये बात जानता तो वो पी नहीं सकते। तो देखिए राजीव कुमार नहीं पानी पी रहे, दिल्ली वालों को पिला रहे हैं। मतलब बजाय उन प्रश्नों का उत्तर जो स्पेसिफिक 5 प्रश्न पूछा था आयोग ने कि भाई विष किसने डाला, कहां पर डाला, किसने जांच किया, कैसे जांच किया और आपने इसको कैसे ठीक कर दिया, इस प्रश्न का जवाब के बजाय वो पानी लेकर के गया कि पानी पीजिए और दिल्ली की जनता को बता दीजिए, और टीवी में आकर के बोला कि अब पानी ठीक हो गई है। मतलब आप देख लीजिए कि कितना मूर्ख बनाने का ये जाहिलाना तरीका है कि कल पानी में जहर था और आज पानी ठीक हो गया, और ऊपर से ये कहा कि करोड़ों लोगों की पानी की सप्लाई बंद करने का साजिश था। पिछला बार कहा था कि करोड़ों लोगों को जान से मार देने का साजिश था, आज कहा कि करोड़ों लोगों के पानी बंद करने का साजिश था, और केजरीवाल पर यह इल्जाम लगा कि पानी नहीं पिला सकता, वोट कर देंगे। मित्रों, राजनीतिक दृश्य से तो यह बहुत कुशल राजनीतिक का काम है, मजा हुआ राजनीतिक ये करता है और राजनीतिक धर्म के रूप में ये ठीक है। लेकिन अगर आप साजिश और कुटिलता से काम करेंगे तो देश व्यवस्था, देश के साथ न्याय कैसे करेंगे, देशवासियों को न्याय कैसे मिलेगा, सुशासन कैसे मिलेगा, आप अपने मतदाताओं को संतुष्ट कैसे करेंगे, उनका काम कैसे करेंगे। आपका तो सारा दिमाग यह सोचने में खप जाता है कि भाई इस चाल का काउंटर चाल क्या हो। मित्रों, ऐसा केजरीवाल को क्यों करना पड़ा? सवाल है कि भाई पिछली बार पानी में जहर क्यों नहीं था, क्योंकि अमोनिया का स्तर तो पिछले बार भी खतरे से ज्यादा ऊपर था। एक जल पर काम करने वाली महिला है, सरकारी अधिकारी हैं ऊंचे लेवल पर, उन्होंने कहा था कि भारत का तो आम पानी पीने योग्य नहीं है, कंपा कोला को और पेप्सी को क्यों दोष दें। कहा गया था ना कि वो ये कोल्ड ड्रिंक्स में जहर होता है,
तो उन्होंने कहा था कि कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल पानी पीने योग्य नहीं है, कोल्ड ड्रिंक तो इसी पानी से बनता है, तो हमारा नॉर्मल पानी ही पीने योग्य नहीं होता। आखिर अरविंद केजरीवाल ने पिछले बार पानी में जहर की बात क्यों नहीं कही, उसके पहले पानी में जहर वाली बात क्यों नहीं कहा? उसका कारण है कि पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सिक्का चला था। इन मीन्स कि वो जो फ्री वाला नियम लाया था कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, सब कुछ फ्री, वो चल रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल से मात खाने वाले राजनीतिक दल के लोग उसी के हथियार से उसी का मुकाबला करने की सोचे। युद्ध कला में यह बताया जाता है कि अगर आप तलवारबाजी में निपुण हैं तो तलवार से तलवार का मुकाबला करें, गदा से गदा का करें, तीर से तीर का करें। अरविंद केजरीवाल के शस्त्र का मुकाबला अरविंद केजरीवाल के शस्त्र से सीट से सॉरी, मैं रुद्र का दिमाग में था कि 10 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। खैर, आप 10 सीट तक आ रहे हैं, हम तो और भी ज्यादा आ रहे हैं। एनीवे, अब की बार देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, राजनीति को कुशलता से समझने वाले, जनता के मूड को भांपने में महारत हासिल की प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के सामने घुटना टेक दिया, हथियार डाल दिया और उससे ज्यादा फ्री की घोषणा कर दिया। हालांकि यह उनको दूरगामी नुकसान करेगा, मैं एक बार पहले भी कह दूंगा, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली तो छोटी सी 1.5-2 करोड़ आबादी वाला जगह है जहां आप फ्री देने की बात कर रहे हैं। जब आप यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो यही केजरीवाल कहेगा कि आपने वहां के लोगों को तो फ्री कहा था, यूपी वालों से दुश्मनी है, और यूपी की मतदाता कहेगा कि हमको फ्री क्यों नहीं कर रहे हो। तब नरेंद्र मोदी क्या उसका काउंटर करेंगे, वो सोचे आज से ही। मुझे लग रहा है कि इसका काउंटर मोदी के पास नहीं होगा और मोदी धराशायी होंगे, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि भाई दिल्ली वाले लोगों को, जैसे मेरी पत्नी यहां पर मतदाता है, मतलब मेरे पत्नी को 350 यूनिट बिजली, 600, 500, 1000 जो देने की बात कर रही है, और पति को यूपी में नहीं देंगे तो पति पत्नी वाला करेंगे आप, तो यह प्रश्न उठेगा। खैर, वो बात की बात दिल्ली पर करते हैं, जो उस वक्त आएगा कहा जाएगा। मैं ये ने कहा कि ऐसा होगा। तो अब केजरीवाल बड़ा परेशान, क्योंकि ट्रस्ट के रूप में जरूर मोदी का गारंटी लोगों के दिलो दिमाग में राज करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पूरा देश इसका एग्जाम्पल है कि जहां जहां मोदी ने अपनी गारंटी दी, लोगों ने इसको स्वीकार किया आंख बंद करके कि अगर मोदी ने कहा है तो मुमकिन है कि होगा। तो मोदी की गारंटी आ गई। कांग्रेस ने अपने आंध्र के सरकार का एग्जाम्पल दिया कि आंध्र प्रदेश में हम दे रहे हैं, ये दे, और सही में आंध्र प्रदेश में दे रहा। हालांकि कांग्रेस ने हिमाचल की बात नहीं कही। मतलब देखिए राजनीति का साजिशपन, कांग्रेस का हिमाचल में सरकार है, आंध्र में सरकार है, तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार, और चूंकि आंध्र दिमाग से निकल जाते हैं, आंध्र प्रदेश ही तेलंगाना में है। तेलंगाना और हिमाचल दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में दे रहा है इसलिए तेलंगाना का बात किया, हिमाचल में नहीं दे रहे थे, हिमाचल की बात कांग्रेस ने नहीं की, और ना ही किसी ने प्रति प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ पत्रकार तो कोई है नहीं जो प्रति प्रश्न पूछे कि भाई तेलंगाना की चर्चा करते हैं, बगल में हिमाचल उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। क्योंकि यहां से दिल्ली वाले लोग अगर किसी तेलंगाना के लोगों से पूछेंगे तो बोलेगा इल्लई पो, वो समझ में नहीं आएगा। पंजाब वाला, हिमाचल वाला तो बता देगा कि गले भाई, अच्छा मिल रहा है, नहीं जी मिल ना रहा है, बता देगा। तो इस बात पर कांग्रेस ने सफाई से एनीवे, लेकिन लोगों को लगा कि भाई तेलंगाना में तो मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल के सामने 3 फ्रंट खुल गया। मोदी की गारंटी, कांग्रेस की दे रही गारंटी कि भाई मिल रहा है, हमें यहां भी मिल सकता है। तब केजरीवाल के पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए जमुना में जहर डालने की बात कहा ताकि सारी बातें गौड़ हो जाए। अरविंद केजरीवाल से जमुना सफाई पर कोई प्रश्न न पूछा जाए, दिल्ली की सुविधाओं पर कोई प्रश्न न पूछा जाए, 10-15 साल की जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है उस पर कोई प्रश्न न पूछा जाए। हर तरह के बवाल, हर तरह के सवाल जो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव से पहले तक उठ रहे थे उस पर प्रश्न न पूछा जाए। अब सारे के सारे लोग सफाई देते फिर रहे हैं। रुद्र ने कुछ बढ़िया ही लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं। रुद्र ने कहा कि भाई जी आपका कथन पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए नहीं उचित है, ना ही मर्यादित, लेकिन देश में सनातन धर्म की जितना बर्बाद पाखंडी कथावाचकों ने किया उतना मुस्लिम मुकर्रम ने नहीं किया। आप इस वीडियो के शुरुआत में मैंने यही कहा है, बंद करने के बाद इसको देखिएगा, सबसे पहले मैंने यही कहा है और मैं यही कहता आ रहा हूं, आपसे ज्यादा इस बात को मैं मानता हूं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक चाल के आगे सारे लोग फंस गए हैं और उनको समझ में नहीं रहा था इसका काउंटर क्या करें। समझदारी तो केजरीवाल के
इस चाल की चाहिए कि जहर वाला पानी के पैरेलल जमुना साफ क्यों नहीं है, यह मुद्दा रखना चाहिए था। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी ने जमुना साफ क्यों नहीं हुआ की चर्चा कर रहा है, और ना ही कांग्रेस जमुना साफ क्यों नहीं हुआ की चर्चा कर रहा है। बुलंदी से कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। सब के सब पानी में जहर मिला है नहीं मिला है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा पर चर्चा कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता दिग्भ्रमित है कि मैं किसके बात को मानूं। हरियाणा का मुख्यमंत्री पानी पी रहा है उसको मानूं, या दिल्ली का मुख्यमंत्री पानी पिलाने की बात कर रहा है इसको मानूं, कौन मानूं। लेकिन जनता, हाँ मैं दिल्ली में हूं, जब मर्जी उठकर जिन आप आदेश करिए, ये वीडियो बंद करने के बाद फोन करिए, मिलेंगे जो है जहां का है। मैं अभी दिल्ली में हूं। तो इस विषय पर अरविंद केजरीवाल का बढ़त दिख रहा है, क्योंकि अगर आप उसके बुराइयों को उजागर नहीं करेंगे तो चुनाव में क्या लेकर के जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी नाकामियों को पानी में जहर डालने के एक बयान से ढक दिया है। अब सब के सब लोग उसी पर सफाई दे रहे हैं। तो आज का राजनीतिक चाणक्य केजरीवाल है, और उसके चाल का काट किसी के पास नहीं है। एक दूसरे के राजनीतिक चाल में सौ और मात की खेल चल रही है, और दिल्ली के जनता के हितों की चिंता किसी को नहीं। दिल्ली की जनता पर ईश्वर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रहे, और इस काल नेमी सांप नेमी नागनाथ और सांपनाथ से बचाए, यही उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।